नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चल रही थी, राजनीतिक शास्त्र जो चल रही थी, उस सीरीज को अब आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार हमने देख लिए, राज्य की नीति निर्देशकता तब हमने देखे। एक चीज आज सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो बात करते हैं संविधान का निर्माण। किसका? संविधान का निर्माण। किसका निर्माण किन हालात में हुआ और कौन कितना संघर्ष भारतीयों को करना पड़ा, उस चीज को सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। तो जल्दी करिए, आज का सेशन जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पक्के मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं संविधान के निर्माण की। सबसे पहली बात तो यह आती है कि संविधान जब निर्माण हुआ तो उसकी महत्वपूर्ण धाराएं ली कहां से गई और यह सोच कैसे पैदा हो गई भारतीयों में कि हमें इस तरह का संविधान बनाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, यदि संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले धाराएं हमारे दिमाग में आती है, अनुच्छेद आते हैं, एक्ट्स की बात करते हैं। तो क्या ये एक्ट्स भारत में सब प्राचीन समय से थे? देखिए, कानून तो प्राचीन समय से था, परंतु वो कभी लिखित नहीं था। जैसे हम मध्यकालीन इतिहास को लेते हैं, मुगल देखते हैं, लोधी वंश देखते हैं, खिलजियों को देखते हैं, तुगलक वंश को देखते हैं, गुलाम वंश को देखते हैं, तो यहां कहीं भी हमें लिखित कानून नहीं मिलता। परंतु जब भारत में अंग्रेज आते हैं, देखना मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज पढ़ के देखना, लेक्चर हमने अपलोड कर रखे हैं 1857 तक, उसमें देखना बार बार वो कानून की बात करते हैं। तो भारतीयों को एक बात समझ में आई कि हमारे पास क्या होने चाहिए, लिखित कानून होने चाहिए। और लिखित कानून के लिए क्या है, हमारे पास क्या होना जरूरी है? जरूरी है संविधान का होना। जैसे उस वक्त के दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने संविधान बना लिए थे। ब्रिटेन के पास अपना संविधान था, अमेरिका के पास अपना संविधान था, बाद में रूस ने अपना संविधान डेवलप किया। तो उसी तरह भारतीयों के मन में यह आने लगा कि हमें भी अपना क्या बनाना चाहिए, संविधान बनाना चाहिए। और इस कड़ी में जो 1935 का अधिनियम है, कौन सा? 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? 1935 के अधिनियम में, जिसमें कि 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे, जबकि 10 अनुसूचियां थी। 10 क्या थी? अनुसूचियां इसके अंदर क्या थी? शामिल की गई थी। किसमें? 1935 के अधिनियम को। देखिए, मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसको भारत का छोटा संविधान बोला जाता था। देखिए, आजादी के बाद भी जब संविधान हमारा बनता है तो अनेक अनुच्छेद और धाराएं कहां से आती है? 1935 के अधिनियम से आती हैं। तो इस नजर से देखा जाए तो 1935 का अधिनियम तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं 1935 के अधिनियम की। पहले हमने क्या की, इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 क्या थी? इसमें अनुसूचियां थी। इसके अलावा जो बर्मा का जो क्षेत्र है, कौन सा? बर्मा का जो क्षेत्र, बर्मा को क्या कर दिया गया? इस अनुच्छेद के तहत भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। इन्होंने क्या काम किया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की क्या की? इसके तहत स्थापना करने का काम किया भारत के अंदर। ठीक है ना। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, किसकी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, स्थापना भारत में की। इन्होंने चुनाव आरंभ किए। क्या किए? चुनाव आरंभ किए। और पहली बार चुनाव कब हुए थे? 1937 में हुए, क्योंकि अनुच्छेद आएगा आते ही क्या है, इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो 1937 में क्या हुए थे? पहली बार आम चुनाव हुए थे। इन्होंने क्या किया था? जो द्वैध शासन था, क्या? द्वैध शासन, इसको राज्यों से निकाल कर कहां लगा दिया था? केंद्र में लगा दिया था। तो ये सारे मुख्य प्रावधान हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये मिलते हैं 1935 के अधिनियम को। और जब हम आधुनिक
संविधान की बात करेंगे तो इन 321 में से लगभग 200 के आसपास अनुच्छेद किससे उठाए गए? हमारे 1935 के अधिनियम से उठाए गए। इसके अलावा इसमें क्या था? इसमें राज्य सूची दी हुई थी, संवर्ती दी हुई थी और केंद्रीय सूची इसके अंदर शामिल थी। यानी कि राज्य किन चीजों पे कानून बना सकता है, केंद्र किस में बना सकता है और केंद्र और राज्य मिलकर किन चीजों पे कानून बना सकते हैं, इन सारी चीजों का प्रावधान हमें कहां देखने को मिलता है? 1935 के अधिनियम के अंदर देखने को मिलता है। अब क्या था? भारतीय बार बार जब ये अधिनियम आ गया तो भारतीय बार बार क्या करने लगे? अपने संविधान की मांग करने लगे। उन्होंने कहा हमें अपना खुद का संविधान बनाना है, हमें क्या है, ये जो अंग्रेजी संविधान है ये अंग्रेजी संविधान नहीं चाहिए। तो इस बात की लगातार मांग उठने लगी। इसमें BN राव का नाम आता है, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, अनेक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनका नाम आता है, जिन्होंने भारतीय संविधान बनाने की मांग को उठाना शुरू किया। इसी एवज में अंग्रेज भी विवश होने लगे और 1940 के अंदर 1940 में क्या काम किया? अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया कि हम भारतीयों को क्या बना के देंगे? संविधान बना के देंगे। उनके लिए क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। इस समय पूछ लेते हैं लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथ्रो का समय था। किसका था? लॉर्ड लिनलिथ्रो। इसका क्या चल रहा था? भारत में शासनकाल का समय चल रहा था। कब? जब 1940 का भारत में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। परंतु भारतीय इसको क्या कर देते हैं? ठुकरा देते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काम नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, 1942 में, कब? 1942 में आता है क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। और क्रिप्स प्रस्ताव किसके समय आता है? उस समय इंग्लैंड का राजा कौन होता है? चर्चिल। कौन है? चर्चिल कौन है इस वक्त? प्रधानमंत्री, सॉरी राजा नहीं, प्रधानमंत्री है, क्योंकि ब्रिटेन के कार्य संवैधानिक रूप से हो रहे हैं और संवैधानिक रूप से कार्यों को करवाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ती है। आज भी ब्रिटेन में ताज भी होता है और क्या होता है? प्रधानमंत्री भी होता है, जबकि वास्तविक पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ताज सिर्फ नाम मात्र का क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ओके, तो 1942 में क्या आया? क्रिप्स प्रस्ताव आया। इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया भारतीयों ने? इसको भी ठुकरा दिया। तो लगातार दोनों क्या होते रहे? फेल होते रहे, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने कह दिया चलो ऐसे करते हैं, एक बार क्या चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को आप खत्म हो जाने दीजिए। जैसे ही ये युद्ध समाप्त होगा हम आपको आजाद कर देंगे और आजाद करने के साथ साथ क्या है, हम आपको आपका संविधान बनाने में मदद करेंगे। और अंत में जब युद्ध समाप्त होता है तो डेट आती है 1946 की। किसकी? 1946 की। 1946 में क्या है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। क्या आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए आया? ताकि ये भारतीयों को क्या बनवा सके? ये संविधान बनवा सके। कब आया? 1946 में। कौन सा कैबिनेट मिशन आया? क्लीमेट एटली। कौन है? क्लीमेट एटली के समय में क्या हुआ था? ये प्रस्ताव आया था। इस वक्त दो शख्सियत के नाम आपको याद रखने हैं। शख्सियत का नाम किसका याद रखना है? एक तो कौन थे? लॉरेंस। एक कौन से थे? लॉरेंस। ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ये क्या थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। किसकी? कैबिनेट मिशन की। दूसरा आपको नाम याद रखना है, AB अलेक्जेंडर। किसका? AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर क्या थे? उस वक्त ब्रिटेन के क्या थे? व्यापार मंत्री थे या व्यापारी मंत्री थे। क्या थे? व्यापार मंत्री थे, जो क्या कर रहे थे? इस प्रस्ताव में लॉरेंस के साथ आ रहे थे। और लॉरेंस क्या कर रहा था? अध्यक्षता कर रहा था। प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेट एटली था। और मिशन को क्या नाम दिया था? कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया था। दूसरे थे
सर स्टेफफोर्ड, कौन है? स्टेफफोर्ड क्या थे? दूसरे व्यक्ति थे। अब ये क्या है? ये उनकी नौसेना के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? नौसेना या उनकी नेवी की क्या है? ये अध्यक्ष है। और ये भारत में कौन सा मिशन लेके आ रहे हैं? कैबिनेट मिशन लेके आ रही है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। किस तक? जब तक कि भारत में खुद संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता। कौन सा? सबसे पहले 1935 का अधिनियम आता है जिसमें 321 अनुच्छेद होते हैं, 10 अनुसूचियां होती हैं। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। आरबीआई किसके तहत स्थापना होती है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। चुनाव आरंभ किए जाते हैं और प्रथम चुनाव कब होंगे? 1937 में होंगे। द्वैध शासन क्या किया गया? राज्यों से निकाल दिया गया, हटा दिया गया और केंद्र में लगा दिया गया। अब क्या है? राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची बना दी गई जिसमें अलग अलग अधिकार दे दिए गए कि किसको, किसके ऊपर किसको कानून बनाने हैं। फिर क्या है? अंग्रेजों, भारतीयों की मांग पे अंग्रेजों ने क्या है 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके, किसके काल में? लॉर्ड लिनलिथ्रो के समय में। फिर क्या हुआ? 1942 में आया कौन सा? क्रिप्स प्रस्ताव। प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। ठीक है ना? दोनों के दोनों क्या हो गए? फेल हो गए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1946 में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन भारत आया। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसकी अध्यक्षता किसने की? क्लीमेंट एटली ने इसकी अध्यक्षता की। के समय में आया और लॉरेंस इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। एबी अलेक्जेंडर क्या रहे? व्यापारी मंत्री रहे। और सर स्टेपफोर्ड क्या रहे? इसके नौसेना अध्यक्ष थे, जो क्या थे? इस प्रस्ताव के अंदर शामिल थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। किससे पहले? जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता। ठीक है ना? तो अंग्रेजों ने क्या काम किया? ये सारी चीजें भारत में लेके आए, भारतीयों के सामने रखी, परंतु भारतीयों ने क्या है इन चीजों से साफ इनकार कर दिया कि हमें अंग्रेजी कोई भी सहायता नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पे खुद क्या करेंगे? संविधान निर्माण का काम करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं संविधान सभा का गठन। किसका? संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा के गठन की बात करें तो ये क्या है 1946 में होता है। कब होता है? 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा। ठीक है ना? इसके अंदर क्या थे? सदस्यों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 389 सदस्यों ने क्या किया? संविधान सभा में भाग लिया। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। किसमें? जब संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है ना? इस वक्त क्या है भारत में दो तरह की रियासतें होती थी। एक अंग्रेजी रियासत होती थी, दूसरी देसी रियासत होती थी। अंग्रेजी रियासत उसको बोला जाता था जो अंग्रेजों के अधीन आती थी, यानी कि 1857 से पहले जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, चाहे वह अवध हो, चाहे झांसी हो, तो ये कौन से थे? अंग्रेजी रियासत थी। और जो आजाद थी, जो 1857 तक अंग्रेजों की गुलाम नहीं हुई, वो कौन सी कहलाएगी? देसी रियासत कहलाएगी। ओके, तो इन 289 के अंदर क्या था? 292 कैसे थे? ऐसे थे जो क्या थे? अंग्रेजी रियासतों के अधीन आते थे। किसमें? अंग्रेजी रियासतों में आते थे। और अगर मैं स्वदेशी या भारतीयों की बात करूं तो 93 कैसी थी? देसी रियासत थी। ये कैसी थी? देसी रियासत हुआ करती थी। ठीक है ना? इसके अलावा 4 सदस्य कहां से आते थे? चीफ कमिश्नरी से। किससे? चीफ कमिश्नरी। ओके, चीफ कमिश्नरी कौन सी होती थी? उस वक्त दिल्ली हुआ करती थी। ठीक है ना? दिल्ली के अलावा कौन हुआ करती थी? अजमेर हुआ करती थी। ओके, बलूच हुआ करती थी। ओके, तो ये क्या थी? उस वक्त की चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें 389 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 292 कैसे थे? अंग्रेजी रियासत वाले थे, 93 क्या थे? देसी रियासत वाले थे। और 4 सदस्य कहां से आ रहे थे? 4 सदस्य आ रहे थे चीफ कमिश्नरी से आ रहे थे, जब संविधान सभा का गठन किया गया। ओके,
यदि इन्हें राजनीतिक रूप से, किसे राजनीतिक रूप से देखा जाए, भी राजनीतिक रूप से किन किन चीजों से संबंध रखने वाले थे, ठीक है ना। तो देखिए देशी रियासतों का तो कोई हम जिक्र नहीं कर सकते कि ये किस राजनीति से, क्योंकि ये राजा के अधीन आ रही है। हमें किसकी बात करनी है, 92 और 4 96, यानी कि ये जो 296 है इनके ऊपर जिक्र करना है, ये कहां से आते हैं। इनके अंदर बात करें तो 208, कितने 208 किससे आते थे, कांग्रेस से थे। किससे, कांग्रेस से। कांग्रेस से कितने थे, 208 थे। यदि मुस्लिम लीग की बात की जाए तो 73 कहां से थे, मुस्लिम लीग से आते थे ये लोग। ओके, इसके अलावा 15 लोग क्या थे, अन्य जो पार्टियां थी, इन अन्य पार्टियों से कितने आते थे, 15, ठीक है ना। देखिए राजनीतिक रूप से बांट दिया, 208 कांग्रेस से आते थे, 73 किससे आते थे, मुस्लिम लीग से आते थे, और 15 किससे आते थे, अन्य पार्टियों से आते थे। यदि इसी आंकड़े को मैं धर्म के आधार पे, किस पे, धर्म के आधार पे देखो कि धर्म के आधार पे ये लोग कहां कहां से कितने आ रहे हैं, तो वही 296 से हमें लेना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आते हैं, 213 सामान्य, कितने 213 किसमें आते हैं, सामान्य। सामान्य के अंदर कौन किसको शामिल किया गया था, मेनली हिंदुओं को शामिल किया गया। कौन थे इसमें, मेनली हिंदू थे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या थे, 79 क्या थे, मुस्लिम थे। मुस्लिम कितने थे, 79 क्या थे, मुस्लिम थे। और 4 क्या थे इनके अंदर, सिख थे। 4 क्या थे, सिख थे, ठीक है ना। तो देखिए 389 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें 292 अंग्रेजी रियासत से आ रहे हैं, 93 देशी रियासतों से आ रहे हैं, 4 चीफ कमिश्नरी से आ रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 92 और 4 96, 296 में क्या है, 208 कांग्रेस से आ रहे हैं, 73 किससे आ रहे हैं, मुस्लिम लीग से आ रहे हैं, और 15 कहां से आ रहे हैं, अन्य पार्टियों से आ रहे हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो 296 में क्या है, 213 सामान्य में आते हैं, और सामान्य में किसको शामिल किया गया था, हिंदुओं को शामिल किया गया था। मुस्लिम कितने थे, 79 थे, और सिख कितने थे, इसमें 4 शामिल किए गए थे। तो ये आंकड़ा समझ में आया। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की कार्रवाई की। अब देखिए सबसे बड़ी चुनौती थी इन सदस्यों का चुनाव। इन सदस्यों का क्या करना, चुनाव। भी इनको चुना कैसे जाए। अब भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव करवा सके, और प्रत्यक्ष चुनाव के बाद क्या है, इनको मनोनीत कर सके। न ही इतना समय था, इसलिए क्या है, अप्रत्यक्ष, किस विधि से चुना गया था, अप्रत्यक्ष विधि से चुना गया था, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष विधि क्या थी कि 10 लाख लोगों में से, इसमें से 10 लाख लोगों में से एक को चुना गया था। कितनों को, एक को चुना गया था। यानी कि जहां 10 लाख की संख्या है, उनमें जो एक व्यक्ति सबसे काबिल है उसको क्या कर लिया गया था, इस दौरान चुन लिया गया था। तो 10 लाख में से इसका आंकड़ा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, यहां पे महिला भी थी, यहां पे क्या थी, महिलाएं भी थी। महिलाओं की संख्या कितनी देखने को मिलती है, 15 देखने को मिलती है। कंपटीशन एग्जाम पूछ लेता है कितनी महिलाएं थी, तो याद रखना है 15 महिलाएं थी, जिसके अंदर विजय लक्ष्मी हो गई। कौन है, विजय लक्ष्मी, हंसा मेहता, ठीक है ना, सुचिता कृपलानी, ओके। इसके अलावा सरोजनी नायडू। ये इस तरह की कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी जो संविधान निर्माण के अंदर क्या थी, शामिल हो रही थी, ठीक है ना। अब देखिए सदस्यों को चुन लिया 10 लाख में से एक को, उनका हमने राजनीतिक रूप से धर्म के आधार पे, ओके, इनका क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया, और देख लिया कौन कहां से आ रहे हैं। अब होगी संविधान सभा की कार्रवाई आरंभ। तो संविधान सभा की कार्रवाई कैसे आरंभ की जाएगी, 9 दिसंबर को। कब, 9 दिसंबर को क्या होगी, 9 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ, कार्रवाई आरंभ होती है, ठीक है ना। कार्रवाई आरंभ होगी तो एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष, कौन है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब है
जिसको परमानेंट नहीं, एक बार के लिए बनाया गया, बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नाम जरूर याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा क्या रहेंगे 9 दिसंबर 1940 की जो प्रथम बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता करेंगे, और ये क्या रहेंगे कि अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर, कब, 11 दिसंबर 1940 स्थायी अध्यक्ष आ गया। कौन आ गया, स्थायी अध्यक्ष आ गया। और स्थायी अध्यक्ष के लिए क्या है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृपलानी, कृष्णाचारी, किसको, मुखर्जी, और दूसरी तरफ कौन रहेंगे, वी.टी. कृष्णाचारी। कौन, वी.टी. कृष्णाचारी। इन दोनों को क्या बना दिया गया, उप अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए 9 दिसंबर 1940 की बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन रहेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे। और 11 दिसंबर 1940 को जो बैठक होगी उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन भाग लेंगे, राजेंद्र प्रसाद लेंगे। और इनके 2 उप अध्यक्ष रहेंगे, एक कौन रहेंगे, एक तरफ रहेंगे एच.सी. मुखर्जी और दूसरी तरफ कौन रहेंगे, वी.टी. कृष्णाचारी इसके उपाध्यक्ष रहने वाले। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमने एक बार के लिए डिवाइड कर दिया किसको, सदस्यों को। और हमने देख लिया जो 2 सबसे पहले जो सभा हुई या मीटिंग हुई उनकी एक में स्थायी अध्यक्ष रहने वाला है और एक क्या रहने वाला है, अस्थायी अध्यक्ष रहने वाला है। तो इन चीजों को आपको जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न सीधा छपता है एग्जाम में। ठीक है ना, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता। हालांकि जब अनुच्छेद की बात आती है तो जरूर थोड़ा बहुत घुमा के पूछते हैं, परंतु यहां तक प्रश्न क्या है, सीधा छपता है हमेशा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको स्वीकृति कब दी गई, यानी इस चीजों को स्वीकार कब किया गया। तो याद रखना है 22 जनवरी 1947। कब, 22 जनवरी 1947 संविधान सभा को क्या कर दी गई, स्वीकृति मिल गई। क्या मिल गई, इसको स्वीकार कर लिया गया, या इसको क्या कर दी गई, स्वीकृति दे दी गई। और किसके द्वारा, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को क्या दे दी गई, इनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई। और स्वीकृति देने के बाद क्या बनाई गई, अलग अलग सभाएं बनाई गई। क्या बनाई, अलग अलग सभा बना दी या अलग अलग कमेटियां बना दी, जिनको अलग अलग दायित्व दिया गया कि आप इस क्षेत्र में काम करेंगे, आप इस क्षेत्र में काम करें। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रारूप समिति। किसकी, प्रारूप समिति की बात करेंगे। ठीक है ना, कि प्रारूप समिति क्या थी, इसकी अध्यक्षता समिति। ओके, प्रारूप समिति। तो इसके अंदर क्या थी, मुख्य रूप से 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 सदस्य इसके अंदर क्या थे, शामिल हुए थे। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए, किसकी, अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन रहेंगे, डॉक्टर भीमराव। कौन, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर क्या रहने वाले हैं, इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। किसके, प्रारूप समिति की, जो पूरा प्रारूप तैयार करके देंगे, किसका, संविधान का। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे सदस्य कौन थे। तो दूसरे सदस्यों में बात की जाए तो दूसरे सदस्य रहेंगे एन गोपालाचारी। एन गोपालाचार्य। ओके, एन गोपालाचार्य आएगा। ठीक है ना। तीसरे इसके मुख्य सदस्य कौन रहने वाले हैं, अलवादी कृष्णाचार्य। कौन है, अलवादी कृष्णाचार्य। ये क्या रहेंगे, इसके तीसरे सदस्य रहेंगे। ओके, और चारे या चारी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं चौथे इसके अंदर कौन रहने वाले, के एम मुंशी। कौन है, के एम मुंशी क्या रहेंगे, इसके चौथे सदस्य रहने वाले हैं। पांचवें सदस्य की बात करें तो सैयद मोहम्मद शादुल्लाह। कौन है, सैयद मोहम्मद
मोहम्मद शादुल्ला। ओके, ये क्या है, इसके 5वें सदस्य हैं। छठे सदस्य की बात करूं तो छठे सदस्य में आएंगे इसमें एन माधव राव। कौन आएंगे, एन माधव राव। ठीक है ना, देखिए एन माधव राव क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और माधव की जगह कौन आते हैं, बी एल मित्र। कौन आते हैं, बी एल मित्र क्या आते हैं इनके जगह, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं 7वें सदस्य की, तो ये होंगे टीटी कृष्णाचारी। कौन है, टीटी कृष्णाचारी। ये क्या होंगे, अगले सदस्य होंगे, परंतु इनकी क्या होती है, 1948 में मृत्यु हो जाती है। कब, 1948 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसलिए कौन आ गया, डीपी खेतान। कौन आ गया इनकी जगह, डीपी खेतान। देखिए, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य इसमें भाग ले रहे, टोटल 7 है। तो इन 7 का आपको नाम जरूर याद रखना है, और अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कि संविधान का निर्माता माना जाता है। इन्होंने क्या की, प्रारूप समिति तैयार की अपनी, और अपने सदस्यों का चयन किया। डेट पूछ ले तो 29 अगस्त, कब, 29 अगस्त 1947। कब, 1947 को क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन हुआ। ये डेट इनके बारे में जरूर याद रखनी है। ओके, चलिए, तो ये हो गई कौन सी समिति, प्रारूप समिति हो गई, जो क्या करेगी, पूरी संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम करेगी। और यही कारण है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य समितियां कौन सी थी। तो संघ को लेकर जो समिति बनाई गई थी, कौन सी, संघ को लेकर जो समिति बनाई गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता की थी, जो संघ को लेकर समिति बनाई गई थी। प्रांतीय संविधान, कौन सा, प्रांतीय संविधान, कि प्रांत के अंदर किस तरह का संविधान होना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी सरदार पटेल को। किसको, सरदार पटेल को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी। ओके, मौलिक अधिकारों की बात करें, किसके, मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों की समिति का अध्यक्ष भी किसको बनाया गया था, सरदार पटेल को बनाया गया था। संचालन का, पूरे संविधान का, संविधान सभा के संचालन का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। राज्यों में समावेश, क्या, राज्यों में समावेश, राज्यों में समावेश भी, राज्यों में किस तरह का समावेश रहना चाहिए, इसका जिम्मेवारी किसके पास थी, जवाहरलाल के, जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है ना, और इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज किसके पास था, राष्ट्रीय ध्वज जो समिति थी, तो ये कौन संभाल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। ये कौन संभाल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद इसको, या इस जिम्मेवारी को संभाल रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रारूप समिति को विस्तार से याद रखना है, और इसकी स्थापना या इसको कब अपनाया गया, 29 अगस्त 1947 को, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एन गोपालाचार्य आयेगर, अलवादी कृष्णाचार्य, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला। इसके अलावा कौन कौन थे, एन माधवराव, और उनके जगह कौन आ गए थे, बी एल मित्र आ गए, क्योंकि बीमार हो गए थे। टीटी कृष्णाचारी की जगह कौन आया था, डीपी खेतान, यानी कृष्ण जी की जगह खेतान आ गया, और माधव की जगह उसका मित्र आ गया। ठीक है ना। संघ की समिति के लिए अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान के लिए सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों के लिए सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों में समावेश के लिए जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रीय ध्वज समिति के राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। ओके, एक प्रश्न यहां से एक बार छपा था कि संविधान के जो मुख्य सलाहकार हैं, वो सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था। देखिए, इतना बड़ा संविधान बनाना है, भारत क्या है, भारत विभिन्नताओं वाला देश है। अनेक विभिन्नताएं यहां पाई जाती हैं, अनेक जाति, धर्म, भाषा के आधार पे देख लो, पहनावा, रीति रिवाज, इनके आधार पे बहुत विभिन्नता है।
तो सबके लिए एक संविधान बनाना जो सब पे समान लागू हो बड़ा मुश्किल काम था। तो इसके लिए क्या था, एक सलाहकार की जरूरत थी। तो सलाहकार कौन था, याद रखना है, कौन, सलाहकार। तो कौन होगा, बीएन राव, ठीक है ना। वीएन राव क्या हो रहेंगे, इसके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने वाले, ठीक है ना। तो इतनी बात ये और याद रखनी, ओके। चलिए अब बात करते हैं पहला प्रारूप कब पेश किया गया, क्या पहला प्रारूप कब जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। तो याद रखना है फरवरी 1948, कब, फरवरी 1948 में पेश किया गया। और 8 महीने का समय, कितना, 8 महीने का समय दिया गया चर्चा के लिए, कि आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, इसमें कितना बदलाव करना है। तो पहला प्रारूप कब आया, फरवरी 1948 में आया, जिसमें 8 महीने का समय चर्चा के लिए दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए देश आजाद भी हो चुका था, देश क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। तो आजाद होने के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान में भी तो जाएंगे ना, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं 79, ओके। तो ऐसे में क्या हुआ, अब संविधान सभा में बच गए 299 सदस्य। कितने बच गए थे, 299 सदस्य बच गए थे, जिसमें से 229 थे प्रांतीय, जो कहां से आ रहे थे, अलग अलग प्रांतों से आ रहे थे, ठीक है ना। इसके अलावा क्या थे, 70 कहां से थे, देसी रियासतों से। 70 कहां से थे, देसी रियासतों से, ओके। देखिए ये प्रांतीय अंग्रेजी प्रांत है, कौन से हैं, अंग्रेजी प्रांत, ओके। और 70 कहां से आ रहे हैं, देसी रियासतों से, ठीक है ना। देखिए 229 आ रहे हैं अंग्रेजी प्रांतीय क्षेत्रों से, और 70 कहां से आ रहे हैं, देसी रियासतों से आ रहे हैं। और अंत तक, कई बार पूछ लेता है, अंत तक कितने सदस्य रहे थे, तो याद रखना है 284 सदस्य। कब तक रहे थे, जब तक संविधान बन नहीं गया, अंत तक कितने रहे, 284 सदस्य इसके अंदर बचे थे, ओके। अब देखिए प्रारूप तैयार हो गया, आजादी के बाद हमने संख्या भी देख ली कितने बचे हैं। अब बात आएगी, संविधान तो बना दिया, इसका वाचन, तो इसका प्रथम वाचन कब हुआ, प्रथम वाचन यानी पहली बार दुनिया के सामने पढ़ के कब सुनाया गया भी हम संविधान में क्या क्या ऐड कर रहे हैं। क्या ऐसा था क्या भी 299 लोगों ने अंदर बैठ के अकेले ही संविधान बना लिया, नहीं, जनता के सामने रखा जाता था और उनसे पूछा जाता था बताइए इसमें क्या बदलाव करने योग्य है, कितना कर सकते हैं। तो प्रथम वाचन की बात करें तो यह हुआ था 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर, कब तक है, 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है ना। तो ये 5 दिन का समय दिया था प्रथम वाचन में, जिसमें कि 7635, कितने, 7635 क्या हुए थे, संशोधन, ठीक है ना। देखिए इतने सारे संशोधन एक साथ संविधान में करने थे जो बन रही थी भी, ये इतनी बातें जनता को पसंद नहीं आई कि इनको क्या कर दीजिए, आप बदल दीजिए। अब बदल दिया गया। अब बात आएगी सेकंड वाचन की, किसकी, द्वितीय वाचन की, कि दूसरी बार जनता के सामने संविधान को कब बांचना है, कि इसमें क्या बात है। तो यह था 15 नवंबर, कब, 15 नवंबर 1948 से लेके 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949। देखिए 1 साल का समय लिया, कब, दूसरे वाचन में, ठीक है ना। फिर आएगा थर्ड वाचन, तीसरा वाचन। तीसरे वाचन में क्या है, पूर्णता हरी झंडी मिल जाएगी 14 नवंबर से लेके, कब से लेके, 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 तक क्या कर दिया गया, फारिग कर दिया गया, और संविधान बन की पूर्णता क्या हो गया, हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। देखिए 3 वाचन किए गए, 3 वाचन, इतना याद रखो तो रख लेना डेट, परंतु इतना जरूर याद रखना है आपको एचएससी के लिए कि 3 वाचन हुए थे। अंत में सदस्य कितने बचे थे, 284 सदस्य बचे थे। आजादी के बाद कितने सदस्य थे, 299, जिसमें 229 प्रांतीय आ रहे हैं और 70 कहां से आ रहे हैं, देसी रियासतों से आ रहे हैं।
पहला प्रारूप कब पेश किया गया? फरवरी 1948 में, जिसमें कि 8 महीने का समय चर्चा के लिए दिया गया और सलाहकार किसको रखा गया? BN राव को इसमें क्या रखा गया? मुख्य सलाहकार की भूमिका में रखा गया। अब बात कर लेते हैं अन्य बातों की। संविधान बनाने के लिए 60 देशों के, कितने? 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, संविधान को पढ़ा गया। यानी कि ये थोड़ी भी अकेले बना ली, 60 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा तब जाके संविधान बना। 2 साल 11 महीने 11 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 11 दिन का क्या लगा? इसमें समय लिया गया। ओके, इसमें क्या है? 22 भाग, कितने भाग जोड़े गए थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने लिए गए थे? 395 अनुच्छेद लिए गए थे और 8 अनुसूचियां इसमें क्या की गई थी? शामिल करने का काम किया गया था। खर्च की बात करें तो खर्च लगभग क्या है? 63 लाख, देखिए बुक में लगभग 64 दिया होता है, 63,96,726 रुपए क्या आया था? इस पे खर्च आया था। यानी कि लगभग क्या है? 64 लाख रुपए इसको बनाने में खर्च आया था। 114 बहस, 114 क्या हुई थी? इसके ऊपर बहस करनी पड़ी थी, तब जाके क्या बना था? हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। ठीक है ना? देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया। क्या हो गया? संविधान बनकर तैयार हो गया। तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, जिसमें कि कुछ अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए, जबकि पूर्ण संविधान कब लागू होगा? पूर्ण संविधान, चलिए पहले अनुच्छेद देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 380, 366, इस तरह से क्या है? कुछ अनुच्छेद क्या है? 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिए गए? लागू कर दिए गए, जबकि पूर्ण संविधान क्या? पूर्ण संविधान क्या है? 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ डेट और याद रखनी है आपको। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। क्या हुई? अंतिम बैठक हुई, और इस बैठक के बाद क्या है? संविधान सभा को स्थगित कर दिया गया, भंग कर दिया गया, और अब क्या है? संसदीय प्रणाली को हमारे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है ना? इसके अलावा 24 जनवरी को ही, इसी दिन क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत और गान, राष्ट्रीय गीत और गान को क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। और 24 जुलाई, कब? 24 जुलाई 1947 को इस दिन क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने होंगे हमारे संविधान से रिलेटेड। इससे बाहर गारंटीड है एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना है हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कंटिन्यू हमारी पैरेलल मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, मिडोरियन हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, घर रहिए। ओके, तो अब तक हमने क्या देख लिया? हमने संविधान बनाने की प्रक्रिया को समझ लिया कि संविधान बनता कैसे। ठीक है ना? हमने कहा कि 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? संविधान सभा को, किसको? संविधान सभा को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। अब जब संविधान सभा खत्म हो गई तो इसके बाद क्या है? भारत में जो संसदीय प्रणाली है, कौन सी? संसदीय प्रणाली, इस संसदीय प्रणाली को अपना लिया गया। यानी कि अब भारत में काम किस अनुरूप होंगे? अब इस संसदीय प्रणाली के अनुरूप होंगे, जिसके अंदर भारत के हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया गया। ठीक है ना? बताया गया कि आप भारत के अंदर किस तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि एक रियासत के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं, हैदराबाद। कौन सी? हैदराबाद।
देखिए अब तक हैदराबाद भारत के अंदर विलय नहीं हुई थी। एक हैदराबाद और दूसरी कौन सी है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद क्या है, इसके अंदर शामिल नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। परंतु बाद में क्या हुआ, भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय तत्कालीन जो सदस्य थे, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, पटेल जी के प्रयासों से क्या हुआ कि हैदराबाद को भारत के अंदर पूर्ण रूप से विलय कर लिया गया। ओके, पूर्ण रूप से विलय हो गया। हालांकि इसके लिए एक भारत ने स्पेशल सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके आधार पर इसके विलय हुआ। और उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह, कौन है, हरि सिंह के साथ क्या कर ली गई, एक संधि कर ली गई, एक ट्रीटी कर ली गई, जिसके अनुरूप जम्मू कश्मीर के ऊपर भी क्या हो गया, भारत का कब्जा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आज जो हम भारत देख रहे हैं, इस भारत का निर्माण हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत जो संविधान है, वो संविधान कौन सा है, भारतीय संविधान है। इतना बड़ा विस्तृत और इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला दुनिया का कोई भी संविधान नहीं है। एक खास चीज पे संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया, इसमें वो क्या था, इसमें बदलाव करने का, यानी कि संशोधन। संविधान में एक शब्द रख दिया गया, संशोधन शब्द को खास रूप से रखा गया कि आज हम 1950 में संविधान बना रहे हैं, क्या ये 2050 तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे रह पाएगा, क्या इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, और नए कानूनों के लिए क्या जोड़ दिया गया, संसद में संशोधन शब्द को भी ऐड किया गया, जिसके अनुरूप क्या कहा गया कि भारत के संविधान में क्या हो सकते हैं, बदलाव किए जा सकते हैं। और भारत में अब तक अनेक बदलाव हो चुके हैं, खास करके जो 42वां संविधान संशोधन हम आगे देखेंगे। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि छोटा संविधान भी बोला जाता है, खास रूप से चर्चा करेंगे। और इंदिरा गांधी के समय पे जरूर आएंगे कि इंदिरा गांधी के समय में इतने ज्यादा बदलाव क्यों किए गए थे और किस तरह की उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियां भारत के सामने उभर कर सामने आ रही थी, ठीक है ना। तो इन विशेष मुद्दों के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा खास हमारे संविधान की बात क्या रही, खास बात रही मौलिक अधिकार। कौन से, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का विशेष प्रावधान हमारे संविधान में। देखिए, इससे पहले अमेरिका भी मौलिक अधिकारों को बता चुका है, दुनिया के सामने रख चुका है, परंतु जितनी एक्सप्लेनेशन अपने मौलिक अधिकारों में की गई, उतनी शायद ही दुनिया के किसी भी संविधान में, शायद क्या, दुनिया के किसी भी संविधान में इतना ज्यादा पूर्ण इनका वर्णन नहीं मिलता, ठीक है ना। देखिए, एक चीज मैं आपको संशोधन वाले टॉपिक को संविधान से रिलेट करके समझाता हूं। प्रारंभिक फेज में हमें कितने अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। परंतु आज बात करें तो आज अपने पास कितने मौलिक अधिकार हैं, केवल 6 मौलिक अधिकार ही हमारे सामने आज हाजिर है। इनमें जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किस मदद से, संविधान में संशोधनीय प्रणाली की मदद से, ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनेक केसों में आड़े आ रहा था, अनेक समस्याएं पैदा कर रहा था। उस वजह से क्या हुआ, हमारे जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको निकाल दिया गया। इसके अलावा आगे जाकर क्या हुआ, इसमें प्रस्तावना, यानी संविधान का जो प्रेम्बल है, इसको भी क्या किया गया, ऐड किया गया, और संविधान का अभिन्न अंग इसको बताया गया, ठीक है ना। किसी भी बुक को देखते हैं, सबसे पहले एक फ्रंट पेज होता है ना, जिसपे पूरी बुक का ब्यौरा दिया होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या है, प्रस्तावना जो है ये पूरे संविधान का मायना बताता है। एक लेक्चर विशेष रूप से हम इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि प्रस्तावना को समझ लिया, मौलिक अधिकारों को समझ लेते हैं और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो भारतीय पूरा राजतंत्र हमारे समझ में आ जाता है कि भारत में वास्तव में किस तरह से राज व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है ना। और जितनी खामियां
देखिए अंग्रेज अनेक कानून लेके आ रहे थे, हमने अभी थोड़े टाइम पहले 1935 के एक्ट की बात की, इससे पहले भी अनेक एक्ट लेके आ रहे थे। 1773 से लेके अनेक भारत में एक्ट आए, कब तक? 1947 तक। इन एक्ट में अनेक खामियां रहती थी, उन खामियों को सारों को दूर करते हुए हमारे संविधान को बनाया गया था, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी आपत्ति न आ पड़े जिस वजह से संविधान के ऊपर कोई उंगली उठाए। हालांकि फिर भी कुछ आलोचक है जो इसके ऊपर आलोचना करते हैं, कहते हैं हमने अपने देश का संविधान बनाया, पर बनाते वक्त गलती क्या की कि हमने जो 60 देशों का संविधान पढ़ा उसमें हमने विदेशों की मदद ली। हमने 1935 के एक्ट से 200 से ज्यादा हमने क्या की, अनुच्छेदों को उठा लिया। तो ये अनेक तरह की आलोचक जो है आलोचनाएं भी मानते हैं, पर जैसा भी हो हमारे संविधान में जितने अधिकार हमें दिए गए और जितनी ज्यादा छूट प्रदान की गई, क्योंकि सब देखिए एक चीज समझिए, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि आप कश्मीर से लग जाइए, कहां से? कश्मीर से लग जाइए, कश्मीर से आ जाइए आप कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, अरुणाचल से लग जाइए और आप आ जाइए गुजरात में। इन सारे क्षेत्रों में देखा जाए तो भारतीय विभिन्नता जो है ना, विभिन्नता सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। देखिए भारत में बहुत ज्यादा विभिन्नता, आप अपने खुद के क्षेत्र का उदाहरण ले लीजिए, थोड़े से क्षेत्र में जाके 40-50 किलोमीटर के एरिया में क्या होते हैं, हाँ, जो भाषा है, बोलियां हैं, उस बोली में परिवर्तन आने लगता है, रीति रिवाज बदलने लगते हैं, ठीक है ना, कल्चर बदलने लगता है। तो ये सोचिए जब कश्मीर से कन्याकुमारी आते हैं और अरुणाचल से गुजरात तक का सफर करके देखें तो हम कितनी ज्यादा विभिन्नता इसमें देखेंगे, बहुत ज्यादा विभिन्नता होगी। तो इन सारे विभिन्नता वाले लोगों को, इसमें उच्च वर्ग भी था, मध्यम वर्ग भी था और निम्न वर्ग भी शामिल था, आदिवासी लोग भी इसमें शामिल थे। इन सारों को अधिकार देना सबसे बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को पार करने का काम किसने किया? हमारी संविधान सभा ने किया और इस तरह के संविधान का निर्माण कर दिया जो सभी को एकता के सूत्र में बांधा रखा जा सके। आज 2021 चल रहा है, 2021 तक बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं किया जा रहा कि संविधान नया बनाना चाहिए। हालांकि संशोधन हमने बहुत किए, संशोधन होते रहे, ठीक है ना। यहां तक छूट दे दी नागरिकों को, खास करके जब प्रस्तावना की बात आते हैं। एक केस को थोड़ा सा देख लेते हैं, केस है आईसी गोलकनाथ केस। आप केशवानंद भारती केस ले लीजिए, मिनरला मिल्स केस का एग्जांपल ले लीजिए, मेनका गांधी केस को ले लीजिए। अनेक केस ऐसे आए जब संविधान अपनी वास्तविक पावर का परिचय देता हुआ नजर आया। थोड़ा सा उदाहरण देता हूं कि संविधान कितना पावरफुल है हमारा। पर उससे पहले एक बात बताइए कि भारत में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, क्या सबसे पावरफुल संविधान है? क्या सबसे पावरफुल संसद होता है? क्या सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री होता है? या सबसे महत्वपूर्ण इसमें जनता होती है? सबसे महत्वपूर्ण इनमें क्या होता है? संविधान को माना जाए या संसद को माना जाए, प्रधानमंत्री को माना जाए या जनता को माना जाए, ठीक है ना। अभी मैं आईसी गोलकनाथ केस की बात कर रहा था, तो इस रूप में मैंने क्या है ये प्रश्न आपके सामने रख दिया। देखिए सबसे ऊपर किसको मानते हैं? हम जनता को मानते हैं। भारत का संविधान क्या बात बोलता है? उनको इस बात का अनुमान था, अंदेशा था कि हो सकता है भविष्य में आने वाला कोई प्रधानमंत्री अपनी पूर्ण मनमानी करने लग जाए, हो सकता है संसद पूर्ण रूप से तानाशाह सिस्टम बना दे, संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए जाए। यानी जिस संविधान को उन्होंने बनाया था, भी आप कह रहे हो सर संशोधन कर सकते हैं, तो संशोधन के अनुरूप तो सारा संविधान बदला जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन था? नहीं। देखिए यहां संविधान की एक लाइन आपको बताता हूं। हमारे संविधान की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को क्लियर किया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
और किसी भी हालात में जो मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं, इन मौलिक अधिकारों को सरकार नहीं बदल सकती, हालांकि आवश्यकता पड़ने पे जोड़ सकती है, इनमें कटौती नहीं कर सकती। हालांकि कुछ आपातकालीन परिस्थितियां आ जाए तो कुछ मौलिक अधिकार एक वक्त के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु इनको संविधान से हटाया नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा आपको गोलकनाथ केस की बात करता हूं। गोलकनाथ केस को जब हम देखते हैं तो संविधान एक अलग ही रूप में हमें नजर आता है। देखिए, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में समानता लेके आएगी, जो भी सरकार आएगी उस सरकार के दायित्व को समझाया गया है कि वो क्या करेंगे, समानता लेके आएंगे। अब समानता लाने के लिए पंजाब सरकार थोड़ा सा भावुक हो गई। कौन सी? पंजाब की सरकार। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा ऐसे करते हैं, कानून लेके आते हैं, और उस कानून में क्या कहते हैं कि जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा, कितनी, 30 एकड़ से ज्यादा भूमि है, उस भूमि को आप अधिकृत कर लीजिए और उसको क्या करिए, आप निम्न वर्ग में बांट दीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो राज्य क्षेत्र बनता है उसमें सभी लोगों के पास जमीन जायदाद बन जाएगी, सबके पास समान हो जाएगी, और संविधान में लिखा हुआ शब्द समानता, जो शब्द कहा गया है, सरकार का दायित्व जो समझा रहा है, उसको हम पूर्ण कर लेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार ये कानून लेके आ गई। ठीक है ना, ये आरंभिक फेज की बात कर रहा हूं, आजादी के जस्ट बाद का टाइम पीरियड है। तो ऐसा कानून लेके आए तो लोगों में हलचल मच गई, और एक व्यक्ति खास रूप से जिक्र मिलता है गोलकनाथ का। किसका? गोलकनाथ। देखिए, इस व्यक्ति का दिमाग घूम गया। इसके पास क्या थी? 400 एकड़ भूमि थी। अब जिसके पास 400 एकड़ भूमि हो और सरकार कानून लेके आ रही कि आप अपने पास सिर्फ 30 एकड़ भूमि रख सकते हैं, उसको पता चले भी तेरी 300 एकड़ भूमि, 370 एकड़ भूमि तो जाएगी। बंदे का दिमाग घूम गया। इसने क्या किया? इसने संविधान की तरफ देखा। संविधान देखा तो इसके माइंड में एक चीज आई। इसने कहा, तब तक 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। इसने कहा मेरे पास तो मौलिक अधिकार है प्रॉपर्टी का, किसी भी सरकार को क्या हक बनता है कि वो मेरी प्रॉपर्टी छीन ले। इसने अपने वकील को किया और वकील को कहा भी देखिए जनाब, बात ऐसे है कि सरकार ऐसा कानून लेके आई है, मुझे ये कानून बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मेरे पास क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों चले गए कोर्ट में। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। राज्य कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट के पास ये मामले दायर करवाए जा सकते हैं, मामले दायर होते भी हैं, पर जब मसला काफी बड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को रेफर कर दिया जाता है। एक तरफ कौन थे? गोलकनाथ थे, और दूसरी तरफ वर्सेस में कौन आ गई? पंजाब सरकार। पंजाब सरकार, दोनों को सुप्रीम कोर्ट के कैटेगरी में खड़ा कर दिया गया। कहानी क्या हुई? पंजाब सरकार बोल रही है हम समानता लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? समानता लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान में वर्णित है, प्रस्तावना में लिखा हुआ आप समानता लेके आएंगे, सरकार की भूमिका है। आज जो हम SC ST का आरक्षण की जो बात करते हैं, वो आरक्षण इसी शब्द की देन है। ठीक है ना, समानता लाने के लिए आज अनेक जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, उनको विशेष आरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा एक थोड़े टाइम पहले एक मामला बड़ा हाईलाइटेड रहा था। ठीक है ना, मैथ के लेक्चरर के माइनस में नंबर आए थे और फिर भी वो लेक्चरर अपॉइंट हो गया था। ठीक है ना, देखिए है तो विडंबना की बात, परंतु ये था क्या, ये उस आरक्षण का नतीजा था। ठीक है ना, कभी कभी ये नुकसान भी पहुंचाती है ऐसी चीजें, ये नहीं है कि जो माइनस में नंबर लेके मैथ का लेक्चरर बन रहा है वो कल के भविष्य को क्या सुधार देगा। ठीक है ना, तो एक तरफ क्या है, समानता की दलील दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ क्या है, मौलिक अधिकारों की दलील दी जा रही है। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जो मामला था यह पूर्ण रूप से क्या है, गोलकनाथ के पक्ष में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्पष्ट कह दिया कि मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों के अंदर किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। जब तक ये अपनी इच्छा से भूमि दान न करे तब तक आप इसकी भूमि नहीं छीन सकते। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके अंदर आता है भूदान आंदोलन चला था, भूमि दान करवाई जा सकती है।
छीन नहीं सकते थे। कब? हम प्रारंभिक फेज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब एक तरफ सरकार थी, सरकार की भी नहीं चली, और यहां पे एक आम आदमी के हक में क्या है, फैसला दिया गया और कहा गया पंजाब सरकार अपने लिए हुए कानून को वापस ले, वरना सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या है, रीट जारी कर देगा। क्या कर देगा? रीट जारी कर देगा। यानी कि रीट जारी जब हो जाएगा तो वो कानून अपने आप में क्या है, कैंसल माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, सरकार को पीछे हटना पड़ा था और एक आम आदमी की जीत हुई थी। तो इस बात से पता चलता है कि संविधान में आम नागरिक को भी कितनी ज्यादा पावर दी है, ठीक है ना। इस बात का और ज्यादा अनुमान लगाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि सबसे ऊपर किसको रखा जाए, तो मैंने कहा आम आदमी को। जो भारत की जनता है वो सबसे सर्वोपरि है, न संविधान उससे ऊपर है, न उससे ऊपर संसद है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है, किसी को नहीं रखा गया है। एब्सोल्यूट पावर किसको दे दी हमारे संविधान ने? दी भारत की जनता को, ठीक है ना। क्यों दी? क्योंकि संविधान बन किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए नहीं बनाया जा रहा, राष्ट्रपति के लिए नहीं बनाया जा रहा, ठीक है ना, संसद के लिए नहीं बनाया जा रहा, बनाया जा रहा है आम जनता के लिए, ठीक है ना। और जब हीरालाल कानिया की अध्यक्ष में जो जजों की पीठ बैठी थी, उसने इस बात को क्लियर किया था कि भारत की जनता सबसे ऊपर है। और जब हम प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें पहली लाइन ही कौन सी देखने को मिलती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस लाइन से क्या है, प्रस्तावना को शुरू करते हैं, मतलब सबसे ऊपर कौन है? भारत की जनता है। और ये केस प्रूफ कर देता है इस बात को कि वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने जो पावर सौंपी थी वो पावर क्या है, काफी हद तक सही रखी गई थी कि नागरिकों को इस तरह के अधिकार होने चाहिए। ओके, तो चलिए, ये बात हो गई थोड़ी सी इसकी झलक की। अब क्या करना था? अब संविधान में सत्ता के बंटवारे की बात थी, भी पावर किसको सौंप दी जाए। अब देखिए, अंग्रेजी काल को हमने देखा था, अंग्रेजों की सिस्टम को देखा था। कानून कहां से आ रहे थे? कानून आ रहे थे कहां से? लगातार विदेशों से आ रहे थे। तो यहां पे समस्या यह थी कि भारत में ये पावर किसको दे दी जाए। क्या प्रधानमंत्री को एब्सोल्यूट पावर दे दे? क्या प्रधानमंत्री को एब्सोल्यूट पावर दे दे? क्या राष्ट्रपति को दे दे? क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो जज है, क्या इनको अथॉरिटी दे दी जाए, या संसद को दे दी जाए? किसको अथॉरिटी दे? एब्सोल्यूट पावर किसको दे? ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे संविधान ने यह कहा, संविधान निर्माताओं ने यह बात कही कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर हम पावर निर्भर नहीं करवाने वाले, ठीक है ना। न तो एब्सोल्यूट पावर प्रधानमंत्री को देने वाले, न ही राष्ट्रपति को देने वाले, और न ही सुप्रीम कोर्ट के जज को देने वाले। हालांकि हमारे पास प्रणाली कौन सी है? आज संसदीय प्रणाली है। तो हमारे संविधान के अंदर क्या वर्णित कर दिया गया कि शक्ति का क्या होगा? बंटवारा होगा। शक्ति का क्या होगा? बंटवारा होगा, ठीक है ना। और शक्ति क्या है? हर व्यक्ति तक, हर गली तक इस पावर को पहुंचाना इन्होंने क्या रख दिया गया? अपना उद्देश्य रख दिया गया। आज यदि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो हमें पता है एक वार्ड के अंदर हम पंच को देखते हैं, उसके बाद क्या है, सरपंच को भी देखते हैं, एक गांव तक की सरकार हम कह सकते हैं, ठीक है ना। जिला पार्षद के जिला जो परिषद होता है, पार्षद होता है, उसके इलेक्शन भी हम देखते हैं। हम विधायक देखते हैं, हम संसद के लिए सांसद देखते हैं जो संसद में एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। फिर क्या है, राज्य स्तर की बात करें तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब क्या मुख्यमंत्री को एब्सोल्यूट पावर दे दें क्या राज्य की? तो संविधान ने कहा नहीं देंगे, एक बॉडी और बनाते हैं जो इसके साथ काम करे। तो क्या बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया, ठीक है ना। दोनों की पावर को आपस में जोड़ दिया गया, दोनों की पावर को क्या कर दिया गया? आपस में जोड़ दिया गया, स्वतंत्र नहीं रखा, ठीक है ना। फिर केंद्र बना दिया गया, कहा एक सरकार केंद्र में होगी, राज्य में अलग सरकार होगी, गांव तक की क्या होगी? अलग होगी, जिला में क्या होगा? अलग बोर्ड बना देंगे। केंद्र की बात आई तो उन्होंने कहा एक प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? एक भारत का प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री के साथ एक क्या होगा?
राष्ट्रपति होगा, जैसे अमेरिका में होता है। तो इनमें बात आई भी इनमें पावर किसको दे दें, तो इनमें जब दिक्कत आई तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री क्या रहेगा, मुख्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष रहेगा, परंतु ये कार्य किसके अनुरूप करेगा, राष्ट्रपति के करेगा। ठीक है ना, एक चीज समझिए यहां पे छोटी सी बात, संविधान को समझना बड़ा जरूरी है, रट्टा नहीं है पॉलिटिकल कहीं भी। ठीक है ना, ये वही चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, हर दिन आपके काम आ रही है। ठीक है ना, आने वाला टाइम तो इतना टेक्निकल हो जाएगा कि इन चीजों को बेसिकली आपको हर दिन जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, आप अपने समाज में थोड़ा सा एक दिन नोट करके देखिए, ये सारी राजनीति आपको लगभग वहीं से मिल जाएगी। आपको लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ वहां से तो अनुच्छेद देखने पड़े। ठीक है ना, देखिए इन्होंने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है ना, देखिए राज्यपाल होता है, राज्यपाल को क्या कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होता है वो दिलवाता है। ठीक है ना, तो इसको पावर को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक है ना, तो ये कहानियां क्या है, आपस में इन्होंने एक दूसरे से लिंक कर दी ताकि कोई भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित न कर सके और अकेला व्यक्ति अपनी पावर का यूज करके आम जनता को किसी तरह के दुख तकलीफ को न पहुंचा सके। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पावर को अलग अलग स्तर पे भी रखा, राज्य स्तर के ऊपर अलग अधिकार दिए गए, केंद्र में क्या किए गए, कुछ फैसले केंद्र को दिए गए, इन पे आप निर्णय लेंगे। और एक क्या बना दी गई, समवर्ती सूची, कौन सी, समवर्ती सूची बना दी गई। और ऐसे विषय इसमें ऐड कर दिए गए जो राज्यों से रिलेटेड हो, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से, तो उन पे कहा गया ऐसे विषयों पे क्या है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर अपने निर्णय दे सकती है। ठीक है ना, तो ये हमने संविधान बनने के बाद एक झलक में जाना कि संविधान किस रूप में काम आगे भविष्य में करेगा और कितनी बड़ी सोच समझ के हमारे सामने संविधान को रखा गया है। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं, जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री का, उनके किन अनुच्छेद में वर्णन है और कौन कौन सी उनको पावर सौंपी गई है। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।